हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से अपनी जो सीरीज़ चल रही थी एक्सरसाइज 9.1 की, उसके बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिटेल में देखेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बात करी जा रही है? बोला गया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। तो अभी हम जितनी भी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, उस स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे पहले हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है और क्या हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है वो हमें क्लियर होता रहे। तो सबसे पहले बात करी गई एक काइट है जो 60 मीटर अबव ग्राउंड के उड़ रही है। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी मान लेते हैं काइट है जो कि फ्लाई कर रही है कहाँ? 60 मीटर अबव ऑफ ग्राउंड। तो ये मान लेते हैं हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पे ये काइट हमारी उड़ रही है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इस काइट से जो रस्सी बंधी हुई है जिससे ये उड़ रही है, वो रस्सी कहीं ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे अटैच्ड है। फिर अगले क्वेश्चन ने क्या बात कही है? द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि उस पॉइंट से जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, उस पॉइंट से अगर हम काइट को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन या इंक्लाइनेशन वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री का आ रहा है। अच्छा, आगे और क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन ने आगे हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब है कहीं पे कोई ऐसा कर्व सा या फिर ढिलाई सी नहीं आई हुई है। हमारी स्ट्रिंग जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। तो हमें स्ट्रिंग की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं और हमें पता लग गया कि एक ट्राइंगल हमने बना लिया है और ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह हमें दिख रहा है। साथ ही साथ हमें पता लग गया है एक ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें जो अप्लाइड रेशियो होगा वो रेशियो कौन सा लग रहा है हमें? साइन थीटा का। पी अपॉन एच का रेशियो किसके पास होता है? साइन थीटा के पास होता है। ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास? 60 है। थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए ताकि हमें आसानी हो डिटेल्स लिखने में। ए बी सी लेट्स सपोज हमारे ट्राइंगल है। तो इस अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? थीटा की वैल्यू है 60। साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी। और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए सी। अब साइन 60 की वैल्यू एज पर द टेबल हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एंड ए बी की वैल्यू फिगर में हम देखें तो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर्स। तो 60 अपॉन ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप क्वेश्चन में लिख सकते हो कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी ए सी वैल्यू के साथ ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए सी की मल्टीप्लाई √3 से होगी। तो ए सी √3 इक्वल्स टू 60 × 2। अब ये √3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आएगा हमारा 120/√3। अब हम डिनोमिनेटर में तो रूट सी लग नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट, जब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा हमारा? 3 बन जाएगा। कटिंग पॉसिबल है, 3 से 120 कट जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 40। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी। एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी। हेंस हमने इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल ली, जो कि कितनी निकल के आ रही है हमारे पास? 40√3 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब शिफ्ट होते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इतनी लाइन पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक 1.5 मीटर टॉल बॉय भी है और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग भी है। तो दो ऑब्जेक्ट्स की बात करी जा रही है। तो पहले इसको बना ले, इमेजिनेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक बिल्डिंग है। लेट सपोज इसका हम नाम दे देते हैं ये ए बी। ठीक। ये ए बी जो मैंने फिगर बनाई है ये एक बिल्डिंग है हमारी।
और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एट सम डिस्टेंस एक बॉय जो कि 1.5 मीटर टॉल है वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। आगे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या दी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब ये जो बॉय है ये बिल्डिंग के टूवर्ड्स चल रहा है और लेट सपोज वो इस पॉइंट पे ये ए भी हमारी बिल्डिंग, सी पॉइंट ग्राउंड पे वो ओरिजिनली खड़ा था और वो डी पॉइंट पे चल के आ चुका है। अब वो डी पॉइंट पे जब वो चल के आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें आइडिया लग चुका है कि हम जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो उसको उसके टॉप को देखने का या फिर उस ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमारा बढ़ जाता है। सिमिलरली वो इस केस में भी यही हुआ है। तो अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ये जो डिस्टेंस बॉय ने सी से डी तक ट्रेवल करी वो कितनी है, यानी क्या वैल्यू है सी डी की, हमसे ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ट्राइंगल्स फॉर्म करते हैं कि कहाँ पर ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ए बी हमारे पास टावर है, डी पॉइंट पे हमारा एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, सी पॉइंट पे भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा हुआ है। ठीक है, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा सी पॉइंट से और दूसरा बन रहा है हमारा डी पॉइंट से। अच्छा, इस ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन आई से बन रहा है तो हम बेस इसका इसके हेड से ही लेंगे, आई से ही लेंगे। आई से हमारा ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है तो उसके नीचे का जो भी लेंथ होगी या वैल्यूज़ होंगी वो हमारे किसी काम की नहीं। तो अब इसका यूज़ कैसे होगा, हमें बता रखा है कि पूरी पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर्स हैं। अब इस 30 मीटर में से मेरे को इतनी वैल्यू का तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक, यानी कि ये जो वैल्यू है 1.5 मीटर ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो 30 में से मैं इस 1.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 28.5। ठीक है, जो मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी। अब इस क्वेश्चन को हम लेबल मतलब इस फिगर को हम थोड़ा और लेबल कर लेते हैं ताकि हम सॉल्व करने में ईजिली वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो ए भी हमारे पास बिल्डिंग थी जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम ई दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम एफ दे देते हैं और इसका नाम हम जी दे देते हैं। अब काउंट करना, देखो जब एक फिगर में दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स बनते हुए दिख जाए तो इस केस में हमें पहले तो सभी ट्राइंगल्स को नोट कर लेना है। तो कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, ये तो ध्यान से देखो। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये वाला छोटा सा, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल है हमारे पास एक ए ई एफ। और एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बड़ा सा है वो बन रहा है हमारे पास ए ई जी का। ठीक है, देख पा रहे होगे आप ए ई जी का। ठीक, तो इसे भी नोट कर लेते हैं, ट्रायंगल है हमारे पास ए ई जी। अब जब आपके पास एक क्वेश्चन में मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आपने ट्रायंगल्स का नाम भी लिख लिया है, अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल को यूज़ करो। ठीक, हमारे केस में सबसे छोटा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए ई एफ। अब ए ई एफ में मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ तो है, ठीक है, लेकिन बेस जो कि है ई एफ उसकी वैल्यू नहीं है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसका रेशियो मेरे को कैलकुलेट करना है। अब मुझे मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का। ठीक, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है, हाँ थीटा की वैल्यू हम नोट करना भूल गए थे। जो लास्ट क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था और 60 जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया था आगे तक की। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वैल्यू होगी यहाँ की ये 30 डिग्री की और ये 60 डिग्री की। तो जब छोटा ट्राइंगल हम सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है, परपेंडिकुलर है हमारा ए ई और बेस है हमारे पास ई एफ, ए ई एंड ई एफ। 1060 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। ए ई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 28.5 और ई एफ की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम ई एफ एडिट्स लिख देंगे। यहाँ से हम ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेटिंग। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है
28.5 अपॉन √3। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है ई एफ की। अब हम इसे रैशनलाइज भी कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आगे आसानी हो। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या, 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक, फर्दर ये डिवाइड भी हो जाएगा तो हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। 3 8 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास जो ई एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वो क्या आ रही है, 9.5 √3। ये हमारे पास ई एफ की वैल्यू होगी। अब इस ई एफ की वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे अपने नेक्स्ट वाले जो बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा ए ई जी का, उसमें। ठीक है, एक बार फिगर में देख लेते हैं। ए ई जी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है जो कि है ए ई, यानी उसकी वैल्यू 28.5 हमारे पास गिवन है। लेकिन बेस जो है, बेस हमारा चल रहा है ई पॉइंट से। ठीक, यहाँ से ई। ठीक, ई से लेकर के जी तक का इस ट्राइंगल का बेस है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ई एफ में और एफ जी में। ठीक, तो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें फिर से फाइंड करना है तो 10 का रेशियो ही हम यूज़ करेंगे। तो इस केस में भी इन ट्राइंगल ए ई जी 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रेशियो हम इस्तेमाल करेंगे। और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। ठीक, तो 10 30 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ए ई अपॉन बेस जो है वो हमारे पास क्या है, बेस है ई जी, बेस है ई जी। ठीक, 10 30 की वैल्यू टेबल पे हम फाइंड करेंगे तो 10 30 की वैल्यू आती है हमारी 1/√3। और ए ई की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर 28.5 और ई जी की वैल्यू हम एज इट इज अभी रखते हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ई जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ई जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 28.5 √3। अब बारी है ई जी को सेपरेट करने की। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू फिगर देखें तो ई जी जो है वो ई एफ और एफ जी में बटा हुआ है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे ई जी जो है वो ई एफ प्लस एफ जी में सेपरेटेड है। ठीक है, और उसमें से भी हम ई एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं। ई एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 9.5। ठीक, तो 9.5 √3 प्लस एफ जी इज इक्वल्स टू 28.5 √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी एफ जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 28.5 √3 में से माइनस कर देते हैं 9.5 √3। तो हमारे पास वैल्यू आती है एफ जी की, दैट विल बी इक्वल टू 19 √3। ठीक, अब ये जो एफ जी की वैल्यू आई, ठीक है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में ये जो एफ जी की वैल्यू हमारे पास आई, जो हमारा बॉय था 1.5 मीटर टॉल, वो जी पॉइंट पे ये सी पॉइंट पे था, तो चल के कहाँ पे आया था, जो चल के डी पॉइंट तक आया था। ठीक, तो ये जो सी डी की डिस्टेंस है वो भी तो एफ जी के डिस्टेंस के बराबर ही होगी। तो हमने जो एफ जी की डिस्टेंस निकाली है वो वही डिस्टेंस है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी कि फाइंड करने के लिए कि वो जो बॉय है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट तक आया जहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया है। तो हेंस इस क्वेश्चन में भी जो हमसे आंसर पूछा गया था हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि क्या है हमारे पास 19 √3। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of a transmission tower 6 at the top of 20-meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक, यहाँ तक की लाइन पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहाँ पे है, एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स करा दिया है। अब उस ट्रांसमिशन टावर की जो बॉटम है और जो उसका टॉप है उसको ग्राउंड लेवल से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 45 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली बना लेते हैं ताकि हम इनको सॉल्व करने में थोड़ा इजी लगे।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स सपोज ये बिल्डिंग हमारे पास ए बी लेंथ की है, और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर का मतलब कि एक टावर जिससे सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक। तो उसकी लेंथ हम ए से सी मान लेते हैं, ठीक, सी पॉइंट तक, ठीक। अब ग्राउंड लेवल पे लेट्स सपोज किसी डी पॉइंट से हम इस ट्रांसमिशन टावर के फुट को देख रहे हैं और इसके टॉप को देख रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड एक एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप को देखने का कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, छोटा वाला, जो कि है ए बी डी, और एक ट्राइंगल कौन सा बनता हुआ दिख रहा है हमारे पास, सी बी डी, ठीक है। तो एक छोटा वाला ट्राइंगल हमारे पास है ए बी भी, जो हम लिख चुके हैं, और बड़ा वाला ट्राइंगल सी बी डी। लास्ट क्वेश्चन की तरह जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, तो सबसे पहले हमें छोटा वाला ट्राइंगल सॉल्व करना है। छोटा वाला ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए बी डी। ए बी डी में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन ने क्या बोला, 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 मीटर्स। अच्छा, परपेंडिकुलर की तो वैल्यू है लेकिन बेस की वैल्यू मिसिंग है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेशियो किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो हेंस ए बी डी ट्राइंगल में हम टेन थीटा के रेशियो को अप्लाई करके इसके बेस को फाइंड करेंगे। टेन छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा लगाने से थीटा की वैल्यू क्या यूज होगी हमारे पास, 45 डिग्री। टेन 45 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। 1045 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग 1 होती है, और ए बी की वैल्यू क्वेश्चन ने हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 दे रखी है, और बी डी ये हमें नहीं पाना, ठीक। तो इसको फॉलो करके हमारे पास बी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, ठीक। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। अच्छा, बी डी की वैल्यू 20 आ गई। अब इसी वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, सी बी डी ट्राइंगल के अंदर। सी बी डी ट्राइंगल कौन सा है हमारा, सी बी डी ट्राइंगल हमारा है ये बड़ा वाला सी बी डी ट्राइंगल, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर है ये, ठीक, इसकी वैल्यू दो हिस्सों में बटी हुई है, ए बी और ए सी के अंदर, ठीक है। और बेस क्या है हमारे पास, बी डी। लेकिन अब हमारे पास बी डी की लेंथ है लेकिन परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है पूरी। तो क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हमें इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, तो फिर से टेन थीटा का रेशियो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में जो थीटा है, उस थीटा की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, बड़ी, वो कितनी है, 60 डिग्री एज पर द क्वेश्चन। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, सी बी अपॉन बेस क्या है हमारे पास, बेस अभी कैलकुलेट करा हमने, बी डी। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू सी बी को अभी हम ऐसे रखेंगे क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बी डी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, बी डी की वैल्यू निकाली है 20। तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 20 बनेगा हमारा 20 √3, विच विल बी इक्वल टू सी बी। अब सी बी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। एक है सी ए और एक है ए बी। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो सी ए है ना, यही सी ए हमारी जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट है। तो अगर हमने सी ए की वैल्यू निकाल ली तो हमें पता लग जाएगा कि ट्रांसमिशन टावर जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है उसकी हाइट क्या है। तो सी बी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए बी। अच्छा, अब हमें हमारे पास ये जो ए बी है, ए बी बिल्डिंग की हाइट है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, ये बिल्डिंग की हाइट है वो क्वेश्चन ने 20 मीटर्स हमें दे रखी है। तो इसी 20 मीटर वाली वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। तो 20 √3 विल बी इक्वल्स टू सी ए इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर एंड ए बी 20 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। 20 √3 minus 20 will be equals to CA, that will be the height of ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 20 को कॉमन ले लो, तो वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 इक्वल्स टू CA, और ये CA ही क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक। तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है,
अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रल। अब यहाँ वर्ड पेडेस्ट्रल का मतलब क्या है? पेडेस्ट्रल का मतलब है कि जब भी एक स्टैचू को हम बनाते हैं तो उसको रोड से ऊपर एक सॉलिड बेस देते हैं ताकि वो कई सालों तक खड़ा रहे। ठीक है, तो कोई भी स्टैचू अगर हमें बनाना हो या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट अगर हम बनाना तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक टिका रहे। ठीक, तो यही जो बेस है ना, ये वाला बेस, इसी बेस को हम पेडेस्टल कह रहे हैं जिसके ऊपर मॉन्यूमेंट खड़ा है। हाँ, तो वही बात क्वेश्चन ने भी कही है कि स्टैचू जो है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है, वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। ठीक, तो अभी हम इतनी इन्फॉर्मेशन से इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास हमारा स्टैचू है, ठीक है, और एक पेडेस्ट्रल जो इसके नीचे है, ये पेडेस्ट्रल है। ठीक, तो इस पेडेस्ट्रल के ऊपर हमारा मोन्यूमेंट सॉरी हमारा जो स्टैचू है खड़ा है। तो हम लेबल भी कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो ए बी पॉइंट है ये हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल है। ठीक, और इससे ऊपर जो ये ए सी पॉइंट है वो हाइट ऑफ स्टैचू है, जो कि हमें बोल रखा है कितना है 1.6 मीटर। तो हाइट ऑफ मोन्यूमेंट इज सॉरी हाइट ऑफ स्टैचू इज 1.6 मीटर। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने आगे बात करी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। लेट सपोज कि ग्राउंड लेवल से हमारे पास जो पॉइंट है डी, ठीक, यहाँ से अगर हम मॉन्यूमेंट के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है? 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे इजीली 60 डिग्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बात कही है आगे? क्वेश्चन कहता है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ठीक, तो स्टैचू के टॉप को देखने का तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिख रहा है हमें, और उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से अगर हम पेडेस्टल का टॉप यानी ए पॉइंट को देख रहे हैं तो इसे देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है कितने का? 45 डिग्री का। यानी ये जो एंगल हमारे पास बना है ये बना है 45 डिग्री का। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल है हमारे पास बड़ा सा, वो है सी बी डी वाला। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, यानी पेडेस्टल की हाइट यानी ए बी फाइंड करना है। ठीक, तो ए बी फाइंड करना है तो आप इसे एक्स भी मान सकते हो। ठीक, तो अब क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल इसके अंदर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा है उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी पहले छोटा वाला ट्राइंगल सॉल्व करेंगे फिर बड़े वाले ट्राइंगल शिफ्ट होंगे। ठीक, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल है वो है हमारे पास ए बी डी, और उसके बाद जो बड़ा ट्राइंगल है हमारे पास वो कौन सा है? हमारा सी बी डी। ठीक, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक, ए बी डी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें लेना है। ना हमारे पास परपेंडिकुलर है ना हमारे पास बेस है। ठीक, तो हम क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर को हमने एक्स माना हुआ है, बेस को हम बी डी ही लेट कर लेंगे जो हमारे पास लेंथ दे रखी है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस का रेशियो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन ने हमें? इसके लिए 45 डिग्री। टेन 45 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी। तो ए बी अपॉन बी डी। अब ए बी को तो हमने एक्स माना है, 1045 इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी डी। तो बी डी की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी विल बी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास बी डी की वैल्यू आ चुकी है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा? बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारे पास सी बी डी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। ठीक, तो इन ट्राइंगल सी सी बी डी टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। अच्छा, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? अब जो ये ट्राइंगल है हमारा बड़ा सा, ये सी बी डी, अब इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो सी ए और ए बी इन दो पॉइंट्स में डिवाइडेड है। ठीक, तो मैं इसके परपेंडिकुलर को लिख देता हूँ सी ए प्लस ए बी।
अपॉन जो बेस है, बेस तो हमारा बी डी है, ठीक। 1060 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है, ठीक। सी ए की वैल्यू, सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर्स, यहाँ पुट कर देते हैं 1.6 प्लस हमें ए बी की वैल्यू नहीं मालूम, यही तो हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल है, तो इसे ए बी ही रखते हैं। अच्छा, ए बी को हमने एक्स माना था ना, तो इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक। और बी डी की भी तो वैल्यू हमारे एक्स के इक्वल आ रही है, ये रही, तो इसे हम किसके इक्वल रख देते हैं, एक्स के इक्वल रख देते हैं बी डी की वैल्यू को। अब ये एक्स के साथ मतलब √3 जो जाएगा एक्स और मल्टीप्लाई होने जाएगा तो बन जाएगा √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। अब यहाँ से एक्स वाले के साथ कर लेते हैं, √3x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से ये वाला एक्स दोनों कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पे तो हमसे छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 माइनस 1, अच्छा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1, और नीचे तो आइडिया अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ द आंसर विल बी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। आंसर आया हमारे पास 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, 2 से 1.6 कटेगा 0.8 √3 प्लस 1, तो यही क्या है हमारे पास, पेडेस्ट्रल की हाइट, ठीक है। ये आ गई, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर है, हेंस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बात करी गई है, क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात करी जा रही है, बिल्डिंग अलग है और टावर अलग है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक बिल्डिंग और एक टावर बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल, हाँ, एक टावर बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक। लेट सपोज ये हमारा टावर और ये हमारी बिल्डिंग है, तो टावर की फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा 30 डिग्री का, तो ये आया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक। सेम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक। ये इसको देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। द टावर इज 50 मीटर हाइट पे, तो टावर कितना है, टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर्स की। हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी लेवलिंग कर लेते हैं इसकी। मान लेते हैं ए बी हमारा बिल्डिंग है और टी पी हमारा टावर है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम दो ट्राइंगल हमें अभी भी दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल हमारा टी पी है और एक ट्राइंगल दिख रहा है हमारे पास बी पी ए, ठीक। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ट्राइंगल टी पी ए को। आपकी चॉइस, आप कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप ट्राइंगल
TPA को सॉल्व करूँ। ठीक, TPA में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की मिसिंग है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो यहाँ पे सॉल्व होगा, जो टेन थीटा के हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम TPA ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास TP है और बेस की वैल्यू हमारे पास AP है, डेट विड बी इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इक्वल्स टू TP की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी हाइट ऑफ द टावर गिवन है 50, और AP की वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 50/√3 विल बी इक्वल्स टू AP। अब हमसे यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 50√3 इंटू √3/√3, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 50√3/3। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आई है हमारे पास AP की। क्लियर है। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम दूसरे वाले ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल है हमारा BPA। ठीक, BPA ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बेस हमने फाइंड कर लिया, यानी AP की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से टेन थीटा का रेशियो, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल के लिए, अगर हम BPA ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक, तो टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास BA और बेस है हमारे पास AP। ठीक, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 BA अपॉन AP। अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्डिंग की हाइट जो हमसे पूछी गई है वो BA के ही तो इक्वल होगी, तो अगर हमने BA निकाल दी तो हाइट ऑफ बिल्डिंग भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेते हैं। AP इज इक्वल्स टू √3 BA। अच्छा, हमने AP की वैल्यू निकाली थी, AP की वैल्यू क्या आई थी, 50√3/3। ठीक, अच्छा अब इक्वल्स टू √3 BA, में BA की वैल्यू चाहिए, तो 50√3/3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू BA। √3 से ये √3 कैंसिल, क्या वैल्यू रह जाएगी, 50/3, और ये हमारी हाइट आ गई किसकी, बिल्डिंग की, जो हमें क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए बोली थी। क्लियर है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आके सॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उस पे सॉल्व करते हैं उसको। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बाकी से, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, दो पोल्स की बात हो रही है और दोनों पोल्स कैसे बोले, इक्वल है। तो लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट पोल, ये हमारा सेकंड पोल, दोनों के दोनों इक्वल हैं और दोनों के दोनों रोड के किनारों पे लगे हैं। ठीक है, अब ये जो रोड है वो कितनी चौड़ी है, वो रोड है 80 मीटर्स वाइड। अच्छा, अगर हम इस पोल का नाम दे दें तो ये हमारा A पोल मान लेते हैं, ये हमारा B पोल मान लेते हैं। दोनों की हाइट इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि AC और BD दोनों आपस में कैसे इक्वल। ठीक, अच्छा आगे और क्वेश्चन ने क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ वर्ड को ध्यान से देखना है, यहाँ पे वर्ड बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीच में, यानी 40 इधर और 40 इधर, नहीं। यहाँ पे बात करी गई है, बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, रोड रोड में कहीं भी किसी भी जगह पे, यहाँ बराबरी से नहीं बांटा गया है इस लेंथ को। तो मैं यहाँ पे असिमेट्री दिखाने के लिए यहाँ पे मैं पॉइंट कंसिडर कर ले रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारा ई पॉइंट है, तो इस ई पॉइंट से पोल के टॉप्स को देखा जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री का तो उसके लिए बनेगा जो पोल हमारे पास पास होगा, तो
इस ट्राइंगल के लिए यानी इस पोल के लिए हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और जो पोल हमसे दूर है ई पॉइंट से, उसके टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो यहाँ से हमने डायग्राम भी क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ द पोल तो निकालनी है, साथ में इस ई पॉइंट से पोल्स की क्या क्या दूरी है ये भी पता करके देंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ने हमें बोल रखा है कि जो पूरी की पूरी रोड है वो 80 मीटर्स की है, तो मैं कह सकता हूँ कि सी और डी पॉइंट के बीच की दूरी जो वो 80 मीटर्स होगी। ठीक, लेट सपोज कि अगर मुझे सी ई की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं उसे क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। ठीक, तो अगर सी ई एक्स है तो ई डी की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास सी ई और ई डी दोनों की वैल्यू आ गई। साथ ही साथ हमें हाइट फाइंड करनी है, तो लेट सपोज कि ए सी की वैल्यू हम एच मान ले रहे हैं। अब क्योंकि दोनों के दोनों पोल सेम हैं, तो अगर मैं ए सी की हाइट एच मान रहा हूँ तो बी डी की भी हाइट क्या होगी, एच होगी, कि दोनों के दोनों सेम हाइट के पोल है। ठीक है, तो अब इस केस में भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं हमें। एक ट्राइंगल दिख रहा है हमारे पास ए सी ई, और एक ट्राइंगल दिख रहा है हमारे पास बी डी ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ए सी ई। कोई ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में अभी सॉल्व कर रहा हूँ ट्राइंगल ए सी ई को। ठीक है, अब ए सी ए ट्राइंगल के अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है और बेस की वैल्यू भी नहीं है। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो मैं यूज़ करूँगा टेन थीटा का रेशियो। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, जो ट्राइंगल ए सी है उसमें थीटा की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 60 ली जाएगी। तो टेन 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए सी एंड बेस दैट इज सी ई। ठीक है, अब सी को हमने एक्स माना है, तो √3 इज इक्वल्स टू ए सी हाइट है उसको हमने एच माना, सी ई जो हमारा बेस है उसको हमने एक्स मान रखा है। तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 एक्स। किसकी वैल्यू आ रही है, हाइट ऑफ द पोल की। ठीक है, अभी इसमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, अब यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाले ट्राइंगल में, बी ई डी। ट्राइंगल बी ई डी, अब ट्राइंगल बी ई डी में भी हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लगाना है, तो यहाँ पे भी टेन थीटा का रेशियो हम यूज़ करेंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, तो टेन 30 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है हमारा बी डी, और बेस जो है हमारा डी ई। ठीक, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बी डी जो हमारा एच है। ठीक, और डी ई की वैल्यू हमने रखी थी 80 माइनस एक्स। ठीक, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 विल बी इक्वल्स टू एच। ठीक है, और एच की वैल्यू जो है वो एच की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखी है, क्या है, √3 एक्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर में छोड़ नहीं सकते इसको, या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम √3 को इधर भेज देते हैं, तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू एच। ठीक, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमने यूज़ कर रखी है √3 एक्स, तो 80 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 एक्स। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो बन जाएगा हमारे पास क्या, 3 एक्स। इस एक्स को उधर ले जाओ, तो 80 इक्वल्स टू 3 एक्स प्लस एक्स। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 एक्स, एंड हेंस एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो निकल के आएगी 20। ठीक, तो ये एक्स की वैल्यू निकल गई। अब एक्स क्या था, ये एक्स था हमारा डिस्टेंस। ठीक, सी और ई यानी फर्स्ट पोल की जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक, फर्स्ट पोल की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 20 आ रही है, तो सेकंड पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, 80 माइनस एक्स। ठीक, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 मीटर्स। बात समझ गए? ठीक, अभी हमें हाइट ऑफ पोल भी तो निकालनी है। हाइट ऑफ पोल का हमने ये इक्वेशन बना रखी थी, √3 एक्स इक्वल्स टू एच। ठीक, अभी √3
एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी 20 निकाली है, तो 20 पुट कर दी, ये किसकी वैल्यू इक्वल होगी, एच की वैल्यू इक्वल होगी। हेंस 20√3 जो होगी वो पोल्स की हाइट होगी। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमने दोनों 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 पोल इक्वल थे, तो पोल नंबर 1 पोल नंबर 2 दोनों की हाइट कितनी होगी हमारे पास, 20√3 ही होगी। ठीक, पोल नंबर 1 की दूरी एक्स मानी थी, तो उसका आंसर हमारे पास 20 मीटर्स आ रहा है। ठीक, पोल नंबर 2 की जो डिस्टेंस थी वो 80 - x थी, तो ई पॉइंट से पोल नंबर 2 की डिस्टेंस 60 मीटर्स है। समझ गए? तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करके सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।